नमस्कार दोस्तों। आज हम एच अलहुजा की बुक का चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी का सिंपल भाषा में हम समझेंगे, सिंप्लीफाइड करके इसमें क्या बता रखा है, इस चैप्टर के में क्या कह रखी है। तो इसमें सबसे पहले नेचर का मतलब क्या होता है। नेचर नेचर का अर्थ है क्या, स्वभाव, स्वरूप। तो इकोनॉमिक थ्योरी का क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, इसके बारे में हम समझेंगे। और साथ में हम समझेंगे कि क्या इकोनॉमिक मतलब जैसे कि इसमें क्या है, नेचर में क्या क्या हम स्टडी करते हैं। कि नेचर में हम स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरी किसका स्वरूप, क्या साइंस है या आर्ट है या कि पॉजिटिव नॉर्मेटिव। ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं यही नेचर होते हैं किसी भी थ्योरी के। तो इसी के बारे में हम समझेंगे कि इसका नेचर किस टाइप की साइंस आर्ट और किस पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में समझेंगे। और साथ में हम समझेंगे इसका स्कोप। तो इकोनॉमिक थ्योरी का क्या स्कोप है। इकोनॉमिक थ्योरी मतलब स्कोप का मतलब क्या हुआ, स्कोप का मतलब हुआ कि एक एरिया, किस एरिया तक ये फैला हुआ, किस कहाँ कौन कौन सा एरिया इसने कवर किया हुआ है। और साथ में इसके जो एरिया है उसमें क्या इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम देखने को मिलती है इकोनॉमिक थ्योरी में। तो हम इस चीज़ के कंसेप्ट को समझेंगे। और साथ में इसको हम क्या करेंगे, जो हमें इकोनॉमिक थ्योरी जो हमारे एच एल की बुक है उसके अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करके समझेंगे। पहले पार्ट में हम समझेंगे बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, जिसमें स्कार्सिटी और चॉइस के बारे में हम समझेंगे। फिर हम इस स्कार्सिटी के वजह से जो प्रॉब्लम बनकर आती है उसी की बेसिक प्रॉब्लम हम समझेंगे सेकंड पार्ट में। फिर हम समझेंगे स्कार्सिटी वर्सेस एफ्लुएंस डिबेट में, मतलब क्या है। कोई कहता है कि स्कार्सिटी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई कहता है कि इसमें स्कार्सिटी जनरेट की गई है, ये एफ्लुएंस मात्रा में पहले से पर्याप्त मात्रा में थी, तो इसके बीच एक डिबेट चली। फिर रॉबिन्स ने क्रिटिक दिया, जी हम पार्ट 4 में समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या था रॉबिन्स की, उसने किस कंसेप्ट के बारे में बताया है। और बाद में उसने जो पॉजिटिव नॉर्मेटिव एस्पेक्ट थे उस कंसेप्ट को बारे में हम अच्छे से। पार्ट 6 में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में समझेंगे। और अंत में हम इकोनॉमिक्स मैटर क्यों करती है इसके कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। तो पार्ट 1 से शुरू करते हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स स्कार्सिटी एंड चॉइस। तो क्या स्कार्सिटी का क्या कंसेप्ट है, देखो ह्यूमन्स वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। मतलब क्या, ह्यूमन्स अनलिमिटेड चीज चाहते हैं, उन्हें गाड़ी लाइफस्टाइल बंगला सब चीजें उन्हें चाहिए। तो उनको पूरा तो कर नहीं सकते, वे पूरा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब रिसोर्सेज लिमिटेड का मतलब क्या है कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ में क्या कर सकते हो आप, उसमें आप किस चीज़ के ऊपर उसको खर्चा करोगे उसका। तो आप उससे आप बुक ले सकते हो या आप उसे कुछ खाने पीने की चीज़ ले सकते हो। तो आप किस तरीके से उसे स्पेंड करोगे, तो वो उसका समाधान आता है चॉइस करना। तो उसका चॉइस कैसे करेगा। अब कोई फर्म बिजनेस है तो उसका चॉइस, फर्म को बिजनेस कैसे चॉइस करेगी उसका, तो उसका चॉइस करेगी किसके द्वारा, जैसे कि फर्म है या है तो उसके सामने अलग अलग समस्या बनकर आती है। तो सबसे पहली समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करेगा। मतलब उसके पास अगर एफिशिएंट मात्रा में उसके पास कैपिटल है तो वो टैंक्स बना देगा, क्योंकि टैंक्स जैसे वॉर में इस्तेमाल होने वाले विदेशों को बेचेगा, तो उससे क्या उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर उसके पास कुछ कैपिटल कम है या रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कुछ फूड जैसी चीज़ें वो बना देगा। तो ऐसी चीज़ें, वो समस्या इसका समाधान चॉइस करके निकालेगा, उसको उसकी प्राथमिकता किस चीज़ में, उसका प्रेफरेंस किस चीज़ में देगा वो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जैसी समस्या बनेगी। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, अब उससे प्रोड्यूस कर लिया तो वो प्रोड्यूस कैसे करेगा, कि वो मैनुअल लेबर के द्वारा प्रोड्यूस करेगा या वो एक मशीन के द्वारा प्रोड्यूस करेगा। तो इस चीज़ के कंसेप्ट के बारे में हम समझेंगे। फिर फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए वो प्रोड्यूस करेगा, रिच के लिए या पुअर के लिए, किसके लिए वो प्रोड्यूस करेगा, इस चीज़ को भी इसमें देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक कंट्री डिसाइड कर ले, देखो क्या डिसाइड करेगी कंट्री, अगर वार की सिचुएशन है, युद्ध की सिचुएशन बनी हुई है, तो वो क्या पहले फूड बनाएगी या वो गन बनाएगी, दोनों तो उस टाइम पे जरूरी है। तो उस टाइम पे एक समस्या बन जाती है जिसे गन्स वर्सेस फूड या बटर प्रॉब्लम कहा जाता है। तो इसे अगले पार्ट में हम समझ रहे हैं अब बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की 6 बेसिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
जैसे कि हम पहले बात की है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब रिसोर्सेज एलोकेशन। हेल्थ केयर बनाए या रोड्स बनाए, तो क्या बनाए, तो इसमें ये समस्या आती है। तो इसमें ये हेल्प करता है कि पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि एक गुड्स है, अब एक गुड और एक गुड, दो गुड हमारे पास। अब दो गुड्स में क्या करेंगे, अगर पहली गुड्स को हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी मात्रा हमने कम करनी पड़ेगी सेकंड गुड की। अब सेकंड गुड में अगर बढ़ोतरी करनी है तो पहले गुड्स की मात्रा में कम करने करेंगे। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो कहेंगे। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो के बारे में हम आगे पूरे इस कंसेप्ट को समझेंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि कैपिटल इंटेंसिव होगी या लेबर इंटेंसिव होगी। तो ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलती है हमें ये समस्या है। अब इससे क्या होगा कि प्रोड्यूस करने से अगर अच्छी तरीके से हम प्रोड्यूस करते हैं, अगर कैपिटल और लेबर इंटेंसिव का यूज़ करके, तो हम कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे। और ज़्यादा प्रोड्यूस करने से क्या होगा, इफ़िशिएंट एलोकेशन से हमारा ऑप्टिमम एफिशिएंट तरीके से प्रॉफिट होगा। और अगली समस्या आती है फ्रॉम वोम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोड्यूस करें, रिच लोगों के लिए करें मतलब कार बनाएं अमीरों के लिए, या गरीब लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाएं। तो इस चीज़ के अब देखो कोई प्रोडक्ट बनाना है तो अमीर के लिए लग्जरी चीज़ बनाना इतना आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इतना उसका ब्रांड बनेगा, ब्रांड बनाना भी इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिससे जब जाकर वो ब्रांड बनता है। इसलिए अगर कैपिटल कम होता है तो बेसिक जो पुअर्स लोग हैं उनके लिए ही, मोस्टली मिडिल क्लास के लिए ही चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। क्योंकि ये किस तरह प्रॉब्लम होगी कि हम किस तरीके, हमारी इनकम किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इतनी क्षमता क्या हमारी, इस तरीके से इसकी समस्या को सुधरा जाएगा। अगली समस्या आती है इकोनॉमिक इफिशियंसी की। मतलब अगर इकोनॉमिक इफिशियंसी के तहत काम ना हो तो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग सकती है, हमारा प्रॉफिट बहुत ही कम हो सकता है। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने, अगर कोई इंडस्ट्री फर्म में काम ले रही है रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना। और इस प्लेटो एफिशिएंसी का भी रूल इसमें देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि अगर सरकार टैक्स लेके सरकार वापस लगाए नहीं, तो उससे क्या होगा, जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट जो जो एक वर्ग पे तो ज़्यादा हो गई, कुछ पे ज़्यादा बहुत उनके ऊपर ले लिया। अब क्या है, उसको गरीब कल्याण वेलफेयर के लिए उनको लगाया नहीं। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यही प्लाटो एफिशिएंसी बताती है कि किसी का अगर हम भला करेंगे तो दूसरे का वॉरशॉप किए बिना होना चाहिए। तो इस चीज़ को दिखाता है प्लेटो एफिशिएंसी। और इसमें एक बात है परफेक्ट कंपटीशन की भी। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि रिसोर्सेज का एफिशिएंटली एलोकेशन किया जाता है, ताकि क्या हो सके, कंपटीशन में से लड़ा जा सके, कम कॉस्ट चाहेंगे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा। और इसमें टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। तो ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी की स्थिति भी हमें इसमें देखने को मिलती है। अगली बात है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की समस्या। मतलब सभी रिसोर्सेज का पूरा यूज होना चाहिए, उसमें नो अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, एक आइडल मशीन काम इसमें यूज करना चाहिए। तो केन्स ने भी कहा था कि जब डिमांड कम होती है, जब डिमांड लो होती है, तो ही तो समस्या बनकर आती है। अगर डिमांड कम होगी, अगर फिर क्या होगा, इंडस्ट्रीज फिर प्रोडक्शन नहीं करेगी और वो क्या होगी, ले ऑफ करती जाएगी वर्करों का। इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा, स्कार्सिटी नहीं। अब बात है अगली इकोनॉमिक ग्रोथ की। ये छठा पॉइंट है हमारे बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम का। इसमें क्या किया गया है कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहिए तो क्या करना होगा, हमारे कैपिटल गुड्स को बढ़ाना होगा, मशीन लेकर आनी होगी, लोगों को स्किल करना होगा, एजुकेशन सिखानी होगी, टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। तो इससे क्या होगा, इफिशिएंटली यूज होगा और ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर देखो पीपीसी करो अगर बाहर की तरफ शिफ्ट होने लग जाए, पीपीसी करो को आगे समझेंगे, पीपीसी करो अगर बाहर की तरफ शिफ्ट होने लग जाए तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है।
तो इस चीज़ को दिखाती है हमारी ये। पार्ट 3 में हम समझेंगे स्कार्सिटी वर्सेस एफ्लुएंस डिबेट। मतलब एफ्लुएंस और स्कार्सिटी पर्याप्त है या कमी है। तो बात सवाल ये उठता है कि स्कार्सिटी सिर्फ गरीब देशों में ही पाई जाती है? नहीं, डेलब्रिथ ने कहा था कि स्कार्सिटी गरीब देशों नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज में भी पाई जाती है। वह पॉल्यूशन इनक्वलिटी के रूप में देखने को मिलता है। आज भी दुनिया में 2/3 लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं। तो इससे ये बात पता चलती है कि लोग आज भी क्या है, ये जो हमारे पास ये स्कार्सिटी देखने को मिलती है वो हर जगह देखने को मिलती है, सिर्फ इसका फॉर्म अलग अलग हो सकता है। अब पार्ट 4 में हम रॉबिन्स की बात करते हैं। रॉबिन्स ए क्रिटिक, इसमें क्या कहा गया है? लोइनल रॉबिन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है। उनके ये किस चीज़ के रिलेशन को दिखाती है कि कोई चीज़ एंड और कोई चीज़ स्कार्स, उनके बीच का जो रिलेशन देखने को मिलता है। मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ समाप्त होती है, कोई ख़त्म होती है, तो उसकी जो स्कार्स की मात्रा है, उसका बीच का जो रिलेशनशिप, उसका अल्टरनेटिव यूज क्या हो सकता है, उसका वैकल्पिक यूज क्या हो सकता है जिससे इसकी सिक्योरिटी पूरी की जा सके। तो इसमें मुख्य बात ये थी कि हमारे पास स्कार्सिटी है, उसके साथ चॉइस बनकर आती है, क्या चॉइस क्या चूज करेगा, और उसके साथ रिसोर्स का एलोकेशन देखने को मिलता है, जो हर इसकी स्ट्रेंथ ये है कि हर सोसाइटी पे अप्लाई होता है। फोकस इसका रियल प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी पे है कि स्कार्सिटी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये अंत की तरफ क्यों जा रही है, हमारे पास चीज़ें इतनी कम क्यों हैं, इस चीज़ की तरफ भी ध्यान दिलाता है। और इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, इसने स्कार्सिटी के ऊपर तो जोर दिया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, पॉवर्टी, ये सब जो को इग्नोर कर दिया इसने। तो नॉर्मेटिव क्वांटिटीज मतलब जैसे इनकम कैसे डिवाइड हो, पे क्वेश्चन कुछ नहीं मिलता। तो सिर्फ प्राइस थ्योरी तक ही सीमित हो जाती है ये थ्योरी। अब 5 पॉइंट में हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या मतलब, व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज फैक्ट बेस्ड की बात करता है ये। मतलब इन्फ्लेशन कितना है, 6% है, तो ये सीधी फैक्ट बेस्ड की बात करता है कि क्या है, व्हाट इज क्या है। लेकिन नॉर्मेटिव क्या है, व्हाट ought टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। तो ये एक ओपिनियन बेस्ड की बात बताता है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के रिच लोगों पे टैक्स बढ़ाकर इनक्वालिटी कम करनी है चाहिए। तो ये बात क्या है, ओपिनियन दिया है कि गरीब जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दो, ताकि क्या है, एक स्टेबलिश की जा सके व्यवस्था को, एक इनक्वालिटी को कम किया जा सके। तो इस चीज़ को ये ओपिनियन दिया गया है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी इस कैटेगरी में ही आती है, जहाँ पॉलिसीज का एवोल्यूशन होता है, जैसे कि प्रेटो एफिशिएंसी का यूज किया गया था। अब बात है पार्ट 6 में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। जैसे कि एक पावरफुल टूल हम बात कर रखी हमने इकोनॉमिक्स कंसेप्ट की, तो इसका क्या दिखाता है, जैसे कि 2 गुड्स हैं, 2 गुड्स क्या है, एक तो वीट लगा लिया, एक क्लॉथ लगा लिया, तो इनके बीच का एक मैक्सिमम कम्बिनेशन जो लिमिटेड रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का यूज करके किया जाता है, तो उसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। तो उसके अंदर हम देख सकते हैं, अब ये डायग्राम्स को हम समझेंगे इसके अलग अलग क्या हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ दी हुई हैं। यहाँ पर क्लॉथ की, वीट की और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, तो ये अलग अलग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है जो मैक्सिमम कम्बिनेशन को दिखाएगी। क्लॉथ, अगर हम इन 1000 मीटर अगर हम क्लॉथ को प्रोड्यूस नहीं करें और हम क्या करेंगे, वीट को प्रोडक्शन में हम 15 क्वांटल्स दे सकते हैं। अगर हमें बी वाले प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर 14 हम क्या कर रहे हैं, वीट को कर रहे हैं और 1 क्लॉथ को, और सी हम दे सकते हैं 2 हमारे क्लॉथ को और 12 हमारे पास वीट। तो इस तरीके से अलग अलग कम्बिनेशन दे सकते हैं, डी का 3 और वीट का 9, ई का 4 और वीट में 5, एफ का 5 और इसका 0। तो इस तरीके से एक अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी दे सकते हैं। क्या हम देखो क्लॉथ में लगा रहे हैं
तो हमें क्या करना पड़ रहा है, देखो हम अगर क्लोथ क्या है अगर बढ़ा रहे हैं तो वीट में हम क्या है इसकी क्वांटिटीज़ कम करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कम्बिनेशन देखने को मिलती है हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में। तो आगे हम इसके डायग्राम दे सकते हैं, इसमें देख सकते हैं हम यहाँ पर तो हमने क्लोथ को रख दिया और यहाँ पर हमने वीट को रख लिए और हमने क्या किया इन सब के कम्बिनेशन से एक करो बनाया जो पीपीसी करो कराया। और ये सभी इसके पॉइंट हैं कि किस किस पे कौन सा कम्बिनेशन बना रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो के नाम से पुकारेंगे। इस करो में क्या देख सकते हैं फिगर 2 है प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या है कि जो इस करो के ऊपर जो पॉइंट बनेंगे ने उन्हीं को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वही हमारे मैक्सिमम कम्बिनेशन है। ये बाहर का है ये अंदर का तो क्या है अंडर यूटिलाइजेशन और बाहर का ओवर यूटिलाइजेशन। मतलब बाहर का तो हम ऑब्टेन नहीं कर सकते और यहाँ का हम ऑब्टेन करेंगे तो ये हमारे स्तर का बहुत निम्न स्तर देखने को मिलेगा। इसलिए हम एक मैक्सिमम पॉइंट पे लेके जाते हैं जैसे कि ये आर पॉइंट दिया हुआ है। तो इसे हम कहते हैं द प्रॉब्लम है ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्लॉथ का है और यहाँ पर वीट का दिया हुआ है। अगर मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है तो इसका मतलब हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है पी से P1 तक। तो इस तरीके की शिफ्ट देखने को मिलता है हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो अब इसमें देखने को मिल सकता है कि एक तो नेसेसरी कंज्यूमर गुड है एक लग्जरियस गुड है। तो अब इसमें क्या है कि अगर लग्जरियस गुड हैं तो क्या है लग्जरियस गुड हैं तो अगर उनको अगर ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है तो हमारी नेसेसरी गुड कम है। अगर लग्जरी गुड में कटौती की जाती है तो नेसेसरी कंज्यूमर गुड बढ़ जाती है। तो ये पॉसिबिलिटी करो कि दो शिफ्ट पॉइंट है आर और आर एस जो दिखाते हैं जो हमारा लग्जरी से नेसेसरी कंज्यूमर गुड्स की तरफ शिफ्ट और बाय द पीपीसी करो। अब इसमें कैसे एलोकेशन देखने को मिलता है जैसे कि यहाँ पर क्या है कैपिटल गुड। अब कैपिटल गुड क्या कहाँ पर है बी यहाँ तक हैं और कैपिटल गुड के से Q2 गया था और यहाँ पर देख सकते हैं कि से अगर कैपिटल गुड इतनी है जब हमारी इतनी की जा रही थी कंज्यूमर गुड, अगर कैपिटल गुड बढ़ गई तो अब कंज्यूमर गुड कितनी होगी C2 हो गई। तो इसी तरह के जो कम्बिनेशन देखने को मिलता है रिसोर्सेज एलोकेशन का इसे कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड के बीच एलोकेशन रिसोर्स एलोकेशन दिखाए जाते हैं हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा। ये थी हमारी H.L. लूजर बुक की नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी से। इसमें हमने इसके समरी समझा है इसमें इस चैप्टर में क्या बता रखा है इस चीज़ के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।